दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सिसोदिया के मुताबिक उन्हें पहले से आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें गिरफ्तार करवाएगी। सिसोदिया ने बीजेपी को सीधी चेतावनी दी है कि बदला लेना है तो ले लें, लेकिन दिल्ली का बजट डिरेल नहीं होने दिया जाएगा। सिसोदिया ने सीबीआई से पूछताछ में शामिल होने के लिए फरवरी के बाद का वक्त मांगा है और सीबीआई से कहा है कि आज सवाल जवाब ना करें, क्योंकि मैं दिल्ली का वित्त मंत्री भी हूं, बजट बनाने में व्यस्त हूं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में मैं आऊंगा और सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सीबीआई से यह कह रहे हैं कि आप मुझे मेरे हिसाब से बुलाइए, मैं आऊंगा और सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली का उप मुख्यमंत्री भी हूं, वित्त मंत्री भी हूं। मुझे बजट पेश करना है और उसकी तैयारी चल रही है और आज मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, इसके पहले उन्होंने आशंका जाहिर की है। तो सीबीआई के पर तो निशाना और साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर हमलों की बौछार सिसोदिया की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मनीष सिसोदिया। बातचीत करने के लिए तमाम सवाल सीबीआई को पूछना है, लेकिन उससे पहले ये जानना अहम है कि वजह क्या रही, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं जाने से नहीं बच रहा हूं, लेकिन मुझे कल सीबीआई का नोटिस मिला सैटरडे सुबह कि आप संडे की सुबह आ जाइए। मैं दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में इस वक्त दिल्ली के बजट को फाइनल टच दे रहा हूं। बजट तैयार है ऑलमोस्ट और उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। अगले कुछ दिन में उसको फाइनल टच देके मैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजूंगा अप्रूवल के लिए, और उसके बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मंजूर हो जाएगा उसके बाद उसको फिर विधानसभा में लाएंगे। अब अगर ये फाइनल टच देने की प्रक्रिया डिरेल हो जाती है तो इससे नुकसान होगा बहुत। इससे पूरा का पूरा दिल्ली गवर्नमेंट चरमराएगी, इससे पूरे के पूरे दिल्ली के लोगों के काम जो अगले एक साल में होने वो चरमरा जाएंगे। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि फेब एंड तक मैं इस बजट को फाइनल टच दे रहा हूं। दिन रात एक करके लगा हुआ हूं मैं। बस मुझे फेब एंड के समय के बाद में आप कभी भी बुला लीजिए, आप जब बुलाएंगे। मैंने हमेशा सहयोग किया, मैं आगे भी सहयोग करूंगा। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं सवालों से बचूं। बस ये है कि फेब एंड तक मैंने उनसे समय मांगा है। लेकिन इसमें सवाल यही है कि आपने ट्वीट किया कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, मैं पूछताछ में जाऊंगा, तो अचानक से क्या हुआ? आपको आशंका क्या है और आपको क्या नजर आ रहा है इस पूछताछ में, और क्या आप तैयार हैं? नहीं, सवाल जांच में सहयोग करने का ना करने का है ही नहीं। मैं तो हमेशा करता रहा हूं और मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बदले की राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपनी साजिशों में हारी। फ्राइडे की शाम को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारती है और सैटरडे की सुबह मुझे नोटिस दिलवाती है। संडे के सुबह हाजिर किया जाता है कि साहब संडे की सुबह आप हाजिर हो जाइए। तो इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह की साजिश रच रही है ना। अब बीजेपी को बदले की राजनीति में अगर मुझे गिरफ्तार कराना है सीबीआई का दुरुपयोग करके, तो बीजेपी इस वक्त सशक्त है, वो तो करा सकती है। मेरी इतनी चिंता है, मेरी इतनी आशंका है कि अगर बीजेपी इस वक्त मुझे गिरफ्तार कराती है तो इसका नुकसान बजट पर को होगा। अगर बजट की प्रोसेस डीरेल हो जाएगी तो दिल्ली सरकार के, दिल्ली के सारे काम ठप हो जाएंगे। तो बीजेपी को बदला लेना है तो ले मुझसे, लेकिन दिल्ली के लोगों के काम ठप करने की कीमत पे ना ले। हफ्ते भर में मेरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी बजट बनाने की। लास्ट मिनट में आप किसी और को फाइनेंस मिनिस्टर लगाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि बस अब बजट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में बीजेपी को जो करना है वो करे। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी की गिरफ्तारी की आशंका है। बीजेपी की तो सारी साजिश ही मुझे गिरफ्तार करने की है। बीजेपी ने फ्राइडे को शाम को हारते हैं, सैटरडे सुबह नोटिस दिलवाते हैं, संडे सुबह हाजिर होने का। तो इस पूरी साजिश में तैयारी तो इनकी मुझको गिरफ्तार करने की है, और मैं गिरफ्तार होने से भी नहीं डरता। बीजेपी को अगर गिरफ्तार कराना है तो करा ही लेगी और कराएगी, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पीपल। इसीलिए मैंने सीबीआई के लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी अपने एजेंडे पे चलती रहे, लेकिन एक प्रोसेस है। अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे फाइनल टच देना है बजट को, तो आई एम श्योर कि सीबीआई के अधिकारी इसको संज्ञान में लेकर मानेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि पंजाब में तो काफी फायदा हुआ शराब नीति से, आप भी यही मानते हैं? देखिए, दिल्ली की शराब नीति एक बहुत शानदार शराब नीति थी। जो एक्साइज पॉलिसी हमने बनाई उससे जनता से लेकर सरकार तक सबको फायदा हो रहा था, कुछ माफिया को नुकसान हो रहा था। उस माफिया के तहत, और उस माफिया की बीजेपी से साठगांठ होगी, तो उसने अपना जो भी बीजेपी ने किया है, बीजेपी का ये सच भी एक्सपोज होगा, ये झूठ भी उनका एक्सपोज होगा, इसका भी सच सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष सिसोदिया सीधे तौर पर यह कहते हुए कि उन्हें गिरफ्तारी की आशंका थी और ऐसे में उन्होंने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। और इस बीच एक और बड़ी खबर, और ये खबर सीबीआई से है। सीबीआई ने कंफर्म किया है कि सिसोदिया ने वक्त मांगा है। सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने आज सवाल जवाब टालने की रिक्वेस्ट की है। क्या सीबीआई ने सिसोदिया की रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है? अभी तक ये साफ नहीं है।
लेकिन यह बात तय है कि सिसोदिया आज सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही अर्जी लगा दी है और अपनी बात को भी उन्होंने रख दी मीडिया के सामने भी। लेकिन सीबीआई ने भी कंफर्म किया है कि हां, उनकी रिक्वेस्ट तो आई है, लेकिन सीबीआई की तरफ से भी कंफर्म नहीं है कि रिक्वेस्ट पर मुहर लगी है या फिर नहीं। दो सहयोगी, दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा। पंकज, आपका रुख करना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया ने अर्जी तो लगा दी कि भाई उनको और वक्त चाहिए, दिल्ली का बजट पेश करना है, सीबीआई ने कंफर्म भी कर दिया, लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या इंफॉर्मेशन है? रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ भी है या नहीं? देखिए, अभी थोड़ा समय लिया जा रहा है ऐसा लगता है, और मनीष सिसोदिया ने बकायदा एक लेटर भेजा है और उसमें तमाम बातें कही हैं जो वो आज तक से बातचीत के दौरान बता रहे हैं। हम मनीष सिसोदिया से मुलाकात करके अभी अभी बाहर निकले हैं, घर के भीतर वो मौजूद है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी भी तरह का तनाव नजर नहीं आ रहा है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मनीष सिसोदिया फिलहाल नहीं जा रहे हैं सीबीआई के दफ्तर पूछताछ के लिए। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उन्होंने जो लेटर भेजा है, और क्योंकि उन्हें दिल्ली बजट को लेकर काफी काम करने हैं, तो ऐसी स्थिति में आज वो जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे। मनीष सिसोदिया से जो हमारी अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई है, तब तक सीबीआई की तरफ से कोई भी जानकारी मनीष सिसोदिया के ऑफिस को नहीं पहुंचाई गई है। तो इंतजार हो रहा है कि सीबीआई क्या कहेगी। सीबीआई कहती है कि आज ही आइए, तो ऐसे में देख रहा होगा कि आगे का एक्शन प्लान आम आदमी पार्टी का और मनीष सिसोदिया दफ्तर का क्या होता है। लेकिन इस बीच जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं देखना होगा कि इसे लेकर भी किस तरह से देश की राजधानी में उठापटक होती है। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया अपने घर के भीतर मौजूद है, और जैसा कि हम तस्वीर देखते थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, मनीष सिसोदिया के घर पहुंच जा रहे हैं, ऐसा कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है पंकज, आप नजर बनाकर रखें। हिमांशु मिश्रा भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हिमांशु से भी हम और अपडेट हासिल कर लेते हैं। हिमांशु, अब जब मनीष सिसोदिया ने रिक्वेस्ट भेज दी है कि फिलहाल उनको और वक्त दिया जाए, तो ऐसे में जो उनकी तैयारी थी, उनके जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता, नेता जो पैदल मार्च करने वाले थे, क्या अब वो जाएंगे या नहीं? क्योंकि अब सिसोदिया तो शायद ही ना जाएं, क्योंकि अभी तक सीबीआई से हालांकि कंफर्मेशन नहीं आया है कि उनको तलब किया जाएगा या नहीं। देखिए, बिल्कुल अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि सीबीआई दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं यहां पर आशुतोष, और यहां से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, या फिर अभी कोई नई डेट की अगर आज नहीं आ रहे हैं तो अगली कौन सी डेट सीबीआई की तरफ से जारी होगी, इसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब से कुछ देर पहले हमने यहां पर देखा कि कुछ अधिकारी जो है वो यहां पर सीबीआई दफ्तर पहुंचे जरूर थे, और उसके बाद ये जानकारी मिली कि मनीष सिसोदिया के दफ्तर से एक लेटर जो उन्होंने सुबह 9 बजे निकल करके हमसे बात की थी, और बात करते वक्त उन्होंने बजट का हवाला दिया था कि बजट का काम है, प्रोफेशनल कई सारे काम उन्होंने बताए थे जो जरूरी है, और फरवरी अंत तक उन्हें बजट पूरी तरीके से रेडी करना है, तो इसके लिए उन्होंने फरवरी अंत तक का वक्त मांगा था। अब सीबीआई के जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं वो किस तरीके का स्टैंड लेते हैं, और इसके अलावा जो केस की प्रायोरिटी है, क्योंकि हमने कुछ सूत्रों से बात की, उनका यह कहना है कि जब कोई केस चल रहा होता है, उसकी जांच चल रही होती है, तो उसमें एक जो वो सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं, कई लोगों से पूछताछ होती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन जब आती है तब इस तरीके से आगे और लोगों को समन भेजा जाता है। तो ये दूसरी बार है जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया, इसके पहले एक बार और पूछताछ हुई थी। तो अब कुछ देर बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सीबीआई ने कितना वक्त मनीष सिसोदिया को दिया है, या क्या फैसला सीबीआई ने लिया है। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहे, पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने वक्त तो मांगा है, साथ ही आरोप भी लगाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। तो दोनों नेताओं के, दोनों पार्टियों की तरफ से, ये जो दोनों नेता हैं क्या कुछ कह रहे हैं? हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी, और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है, और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सीबीआई समय देता है या नहीं देता वो तो उनके ऊपर है, लेकिन हमारा मानना ये है कि बजट तो सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद सवालों से भागना है। आप जिस प्रकार से कल तक कहते थे कि घोटाला हुआ ही नहीं, हमारा मानना है कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी थोड़ी घबराही लग रही थी।
आपको लग रहा है कि सीबीआई बहुत टफ सवाल पूछने वाली है, उस जवाबों को तैयार करने के लिए आपको उस समय चाहिए और 1 हफ्ते के लिए आपने शायद समय मांग लिया है बजट का बहाना लेते हुए। हमारा मानना है बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, एक दिन तो आपको पेश होना ही और सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। मुझे सीबीआई की तरफ से कल नोटिस मिला था कि आज वो मुझे एक्साइज पॉलिसी पे पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस वक्त एक दिन क्रूशियल है और मैं दिल्ली के बजट को फाइनलाइज करने में जुटा हुआ हूं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूंगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूंगा। बजट तो बहाना है, जांच में नहीं जाना है, जांच में रोड़ा अटकाना है और किसी तरीके से अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। आज मनीष सिसोदिया ने, सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया है शराब घोटाले में जांच के लिए, तो जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया। पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, उससे पहले अपने आप को ही क्लीन चिट देना, उससे पहले मामले को डाइवर्ट करना और उससे पहले जांच को प्रभावित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाना। और आज जब शराब घोटाले में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, तो बार बार जो लोग अपने आप को मासूम कहते हैं, जांच से भाग रहे हैं। यदि आप मासूम हैं तो जांच में शामिल हो जाते, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच को कोर्ट से खारिज करवा देते। और अब मुंबई महाराष्ट्र में क्या हलचल है, जानिए। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं और चुनाव आयोग के फैसले को उन्होंने गलत बताया है। इसके पहले शिंदे गुट ने बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी और शिंदे गुट की तरफ से दायर कैविएट में कहा गया कि अगर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाए तो हमारा पक्ष बगैर सुने कोई एक तरफा फैसला नहीं दिया जाए। यह कहना है उद्धव ठाकरे का। शिवसेना के संविधान में बदलाव और लोकतांत्रिक, अब तलवारें खिंची हुई हैं और मुंबई के सड़कों पर। और इसके पहले कल जब बैठक बुलाई गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से मातोश्री में, तो तमाम सांसद विधायक वहां पर पहुंचे हुए थे। समर्थकों का भी हुजूम देखने को मिला था जो कि सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी उद्धव ठाकरे की तरफ से। और इस बीच संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। राउत ने दावा किया कि शिवसेना से उसका चुनाव चिन्ह छीनने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। आरोप देखिए, राउत ने कहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। यहां तो ठीक था, लेकिन ये जो 2000 करोड़ रुपए की डील अब ये बीच में आ गई है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि संजय राउत ने यह आरोप लगाया है और बड़ा गंभीर आरोप है। राउत ने दावा किया कि शिवसेना से उसका चुनाव चिन्ह छीनने के लिए 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है। संजय राउत ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है, तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है। 2024 से पहले 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें कर्नाटक बीजेपी के मिशन साउथ की सबसे अहम कड़ी है। यहां लड़ाई टीपू सावरकर और गोडसे की शुरू हो चुकी है, जिस पर अपने अपने एजेंडे के हिसाब से नेता सियासी पिच तैयार कर रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का फॉलोवर हूँ। मुझे फक्र है कि मैं टीपू सुल्तान को फॉलो करता हूँ।
Yes, I support Tipu Sultan. Would you kill me? कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल गर्म। कभी यहाँ हिजाब का मुद्दा उठाया जा रहा है, कभी हलाल मीट को मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार कर्नाटक की सियासत में छाया हुआ है, जिस पर अब फिर से विवाद गरमाया हुआ है। तस्वीरों में दिख रही ये शख्स यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली है, जो कर्नाटक में टीपू सुल्तान की मजार पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो सामने आते ही नया विवाद गरमाया। मुझे फक्र है कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूं, जो इस देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं जो लोग जो गोडसे के फॉलोअर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं। वीडियो में दानिश अली खुद को टीपू का फॉलोअर बता रहे हैं, गोडसे के बहाने बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। दरअसल हाल ही में कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से टीपू सुल्तान के अनुयायियों को जंगल में भेजने का आह्वान किया था। दानिश अली के इस बयान को उसी का जवाब माना जा रहा है। वो वैसे भी कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष की ऐसी बयानबाजी पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसी बयानबाजी को उकसाने वाला बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಕಂಪಳಿಯ ಜನ ಟಿಪ್ಪು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए। देखिए, दिल्ली शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सिसोदिया को जल्द ही दूसरा समन जारी कर दिया जाएगा। सिसोदिया ने दिल्ली बजट का हवाला दिया और बजट का हवाला देकर सीबीआई से पूछताछ के लिए वक्त मांगा था। सीबीआई ने सिसोदिया की अर्जी स्वीकार कर ली है और कंफर्मेशन सूत्रों के मुताबिक यह है कि अब पेश फिलहाल नहीं होंगे आज मनीष सिसोदिया और उनको दूसरा समन जारी किया जाएगा। सीबीआई मुख्यालय से हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। हिमांशु, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, जिस तरीके से समन कल जारी हुआ था और आज 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन उसके पहले 9 बजे ही जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो अपने घर के बाहर निकले और उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये जो टाइम पीरियड है, फरवरी का लास्ट का जो ये हफ्ता है, ये बेहद क्रूशियल है। इस हफ्ते में वो जो बजट है उसको फाइनल रूप दे रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं उसे, इसलिए वो सीबीआई के पास उन्होंने लेटर भेजा है कि आगे का टाइम दिया जाए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वो लेटर उन्हें मिल गया है। आज फिलहाल ये अभी साफ हो पाया है कि आज के दिन मनीष सिसोदिया यहां नहीं पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन अगली तारीख क्या होगी, समन जब जारी होगा या अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आएगा कि इस दिन मनीष सिसोदिया को बुलाया जाएगा, वो अभी तस्वीर साफ नहीं है। तो अगली बार कब मनीष सिसोदिया को आना होगा, ये खबर अभी सीबीआई की तरफ से आनी बाकी है। इसके बारे में अभी फैसला लिया जाना बाकी है, लेकिन आज के लिए तो ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु, इस खबर पर दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाकर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नजर भिवानी टू भरतपुर, क्योंकि सियासत भरपूर। तो देखिए, भरतपुर से अगवा करके 2 युवकों को भिवानी में जिंदा जला दिया गया। अब इस कांड पर भरपूर सियासत भी हो रही है। हिंदू मुसलमान जैसे नजरिए से सवाल दागे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं और पार्टियों के तरकश में भिवानी कांड के रूप में एक और तीर आ चुका है। 2 लोगों की जान की कीमत पर वोट बैंक की सियासत जारी है।
आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? अब इसको कोई कैसे संयोग कहे कि एआईएमआईएम के मुखिया शनिवार को कुछ घंटे पहले अलवर में अपने चुनाव दफ्तर का उद्घाटन करते हैं, अपने चुनावी मुद्दे गिनाते हैं और राजस्थान में इसी साल होने वाले चुनाव में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करते हैं। और कुछ घंटे बाद वो रुख करते हैं भरतपुर का, जहां के 2 मुस्लिम युवकों को 4 दिन पहले हरियाणा में जिंदा जला दिया गया था। नासिर और जुनैद नाम के 2 युवकों को जिंदा जला देने के मामले में सियासत का छौंक पहले दिन से लग गया था और अब ये पूरी तरह साफ है कि इसको जघन्य वारदात की जगह हिंदू मुसलमान के चश्मे से ज्यादा देखा जाएगा। यही वजह है कि गोरक्षकों के संगठनों पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी से उनके रिश्ते बताए जा रहे हैं, आरोपियों का सीधा नाता सियासी दलों से जोड़ा जा रहा है। भिवानी कांड में सियासत का दौर, सियासी नफे नुकसान का हिसाब शुरू, 2 की जान गई, यहां भी हिंदू मुसलमान। सुनिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी अलवर से लेकर भरतपुर तक बार बार बीजेपी का नाम लेकर कह रहे हैं कि ये मॉब लिंचिंग है और ऐसा करने वालों के सिर पर बीजेपी का हाथ है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो वाकयात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है और इस ऑर्गेनाइजेशंस की बीजेपी सरपरस्ती करती है। कि फिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? कितने लोगों को आप कितने बच्चों को बेवा करेंगे, कितने बच्चों की टीम करेंगे? आखिर रूल ऑफ लॉ कहां है? ओवैसी भरतपुर कांड में धर्म का एंगल लेकर कूदे तो दूसरे धार्मिक संगठन भी पीछे नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी भरतपुर के घाटमीका गांव में जुनैद और नासिर के घर पर अपनी टीम भेजी। भिवानी कांड में असली मुसीबत कांग्रेस की है, क्योंकि उसकी राजस्थान में सरकार है। अपने वोट बैंक की सियासत को देखते हुए उनके अपने मुस्लिम विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा से आके कोई अचानक गोपालगढ़ के अंदर आके कोई इस तरह से हरकत नहीं करता। जो लोकल लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी भी जांच हो और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। बड़ा अफसोस की बात है कि एक थाने में तो उनकी एफआईआर नहीं ली गई। पहले वो लोग 12 घंटे घूमते रहे। तो निश्चित तौर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी कोई कमी रही है उनकी भी जांच हो, नहीं तो ये घटना को रोका भी जा सकता था। ओवैसी बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पता है कि ओवैसी के फ्रंट फुट पर आने से बीजेपी को नुकसान नहीं, फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस ओवैसी पर ही सवाल उठा रही है और उनको बीजेपी का ही चेहरा बता रही है। हिंदू मुस्लिम हो जाता है, वो हिंदू मुस्लिम करके निकल जाते हैं, अपना चमका जाते हैं और बीजेपी को फायदा होता। लेकिन इस मामले में जांच होनी चाहिए, जांच के बाद में ही निष्कर्ष पर निकलना चाहिए। अगर बीएचपी का हाथ है तो अगर राजस्थान से जुड़ा हुआ तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न्याय उनको मिलेगा। मामला भले ही राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा है, लेकिन इसकी गूंज यूपी से लेकर दूसरे राज्यों तक जा पहुंची है। मुस्लिम नेता बढ़ चढ़कर सीधे मामले को बजरंग दल से जोड़ रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि बजरंग दल किसी को सजा नहीं दे सकता। अगर इनकी वारदात थी, ईमानदारी से मामला सही था, तो उनको कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी। गिरफ्तारी होती, उनके खिलाफ मुकदमा चलता, कानूनी सजा दी जाती। ये तो मॉब लिंचिंग है। यानी इस तरीके से अभी उसकी कोई श्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। इसी साल राजस्थान में चुनाव है। सूबे में हिंदू मुस्लिम राजनीति का नया दौर शुरू हो चुका है। मेवात इलाके में पहले भी हिंदू मुस्लिम राजनीति सुलगती रही है और ऐसे में भिवानी कांड से इसको नई आंच मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो भिवानी कांड में सियासी बयानों की बौछार हो गई है, लेकिन यह सवाल कम ही उठ रहा है कि 5 रोज बाद भी 4 आरोपी फरार क्यों हैं। हैरत यह है कि 2 आरोपी अपने वीडियो जारी करके बेगुनाही की दावे करते रहे, खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन 2 सूबों की पुलिस को, यानी राजस्थान और हरियाणा, उनकी झलक तक नहीं मिल रही उन्हें। कानून अपना काम करेगा, ये जुमले उछल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर 5 आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 2 तस्वीरें। भिवानी कांड पर सियासत भरपूर हो रही है। मृतक के परिजनों से मिले हैं ओवैसी। राजस्थान में आने वाले वक्त में चुनाव भी है, उसके पहले बहुत कुछ जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति की जान नहीं गई, बल्कि 2 मुस्लिम युवकों की जान गई है। और आरोप किस पर लग रहे हैं?
हिंदूवादी संगठन पर, बजरंग दल पर, उनके कार्यकर्ताओं पर। हालांकि जो आरोपी हैं वो किसी भी घटना से शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ना ही बजरंग दल का इसमें कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई उनकी भूमिका है। लेकिन गहलोत सरकार पर निशाना साधा है ओवैसी ने और साथ ही हरियाणा के सरकार पर भी निशाना साधा है ओवैसी ने। पुलिस ने गुंडों को खुली छूट दे दी है, यह कहना है ओवैसी का। ये तो ओपन एक मर्डर है और ये इसको अगर आप जेनोसाइड भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हरियाणा और राजस्थान की पुलिस और यहाँ की लीडरशिप जो है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, इनको रोकें, इस गैंग को पकड़ें, इनको जेल में डालें। भारत, सुनिए, भारत में किसी को इख्तियार नहीं है कि कोई हथियार लेकर जिसको चाहे गोली मारे, जिसको चाहे पकड़े। ये विजिलेंटीज है जिसको ये विजिलेंटीज है जिनको खत्म करना जरूरी है। तो मुस्लिम युवकों का शव मिलने के बाद मोनू मानेसर आरोपों के घेरे में है, लेकिन वो खुद को बेगुनाह बता रहा है। मोनू मानेसर से बातचीत की आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने। मोनू, जुनैद और नासिर की किडनैपिंग हुई है और भिवाड़ी में बुलेरो कार में एक नरकंकाल मिला है। अब नाम मोनू मानेसर का आ रहा है और एफआईआर में भी आपका नाम है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, जो जुनैद और उनको मैं जानता ही नहीं हूँ और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनको जानता और ना इस घटना को मेरे बारे में पता ही चला। मैंने तो सोशल मीडिया के द्वारा ही पता लगाया कि मेरा नाम उस घटना में किसी में दे दिया गया है। उस दिन मैं जो 14-15 की रात को मैं गुरुग्राम में ही मौजूद था और मैं एक होटल में था, मैं और मेरे साथी मौजूद थे। उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस अच्छे से जांच करे और इसमें सीबीआई जांच हो कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। आप बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और बाकी जो श्रीकांत जी जो भी एफआईआर दर्ज में है वो सभी लोग बजरंग दल से जुड़े हुए हैं? हाँ, बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी हर विभाग का कार्यकर्ता है। लेकिन मैं फिर दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये जांच का विषय है। जो भी मैं उस दिन होटल में रुका हुआ था और जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। जो भी इसमें आरोपी है वो पकड़े जाएंगे। और लेकिन मैं फिर दोबारा मीडिया में, नेशनल मीडिया में मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा भी हमारा लेना देना हो तो हम खूब जवाबदार मिलेंगे। मेरा ये फिर से कहना है कि जुनैद और नासिर की किडनैपिंग हुई है, उनके नरकंकाल मिले हैं और आपका नाम आ रहा है। आप कह रहे हैं कि आपका कोई रोल नहीं है उसमें? बिल्कुल, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। ये इतनी मतलब जो निर्दयता है वो हमारे अंदर हो ही नहीं सकती, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में ही नहीं हो सकती। ये बजरंग दल सिर्फ समाज के सेवा के लिए लगा है। ये कर्म हमारे काम नहीं है और ना हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हम ये काम करेंगे। तो कौन दे रहा है आपका नाम? कौन कैसे आ रहा है आपका नाम? ये मैंने अभी फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी ये कसाई लोग हैं ये नाम दे रहे होंगे जो गाय काटते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। जिनके परिवार के बच्चे इतनी निर्दयी तरीके से गए हैं उनको भी मतलब कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। असली जो कातिल है वो बचने नहीं चाहिए हर हालत में। आपको ये किसने दिया है? सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किसने ठेका दिया है कि आप जो है रात में गौ तस्करों को पकड़े, उनके साथ मारपीट करें, फायरिंग करें? हम अपनी गौमाता को कटने से नहीं बचा सकते क्या? सामाजिक हमें सनातन धर्म में है, कोई भी सनातन, क्या बजरंग दल का ही काम है क्या? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, कोई भी धर्म हमारे इसमें मुस्लिम, कई मुस्लिम साथी भी हमारी मदद करते हैं जो गौ हत्या रोकने में मदद करते हो। तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो ये है कि गाय हम बचाते हैं, बचाते रहेंगे क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। तो देखिए, भिवानी कांड में सियासी बयानों की बौछार हो रही है चारों तरफ से, लेकिन यह सवाल कभी उठ रहा है कि 5 रोज बाद भी 4 आरोपी फरार क्यों हैं। हैरत यह है कि 2 आरोपी अपने वीडियो जारी करके बेगुनाही के दावे करते रहे, लेकिन 2 सूबों की पुलिस यानी राजस्थान और हरियाणा को उनकी झलक तक नहीं मिल रही। कानून अपना काम करेगा, ये अब जुमले उछल रहे हैं, लेकिन सवाल फिर से ये कि आखिर 5 आरोपी कब तक गिरफ्त में होंगे। हालांकि 1 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी 4 का क्या? भिवानी के सुनसान सड़क पर जलती कार में मिले 2 नरकंकाल केस में हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि दोषियों को नहीं बख्शेंगे, लेकिन 5 दिन बाद आखिर पुलिस के हाथ में क्या है?
सबूत, वीडियो, बयान सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुलिस की जांच ढीली है। आरोपियों पर शिकंजा कसने का काम ढीला है और ढीला है पुलिस का इरादा। यकीन नहीं होता तो जरा देखिए इस वीडियो को। यह है लोकेश सिंगला, भिवानी कांड का एक आरोपी। इसकी पुलिस को तलाश है, लेकिन यह शख्स वीडियो जारी कर रहा है। जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, राजस्थान के गोपालगढ़ में जुनैद व नासिर हत्याकांड हुआ है, जिनकी भिवानी जिले के लोहारू में बोलेरो गाड़ी में कंकाल मिले हैं जले हुए। इस प्रकरण में मेरा भी मुकदमे में नाम लिखा गया है, जो किसी तथ्य के आधार पर नहीं लिखा गया है। बेगुनाही के दावे कर रहा है, पुलिस इस तक नहीं पहुंच पा रही है। अब दूसरा वीडियो देखिए। आरोप थाना गोविंदगढ़ के क्षेत्र से हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल निराधार है। ये भी भिवानी कांड का एक मुख्य आरोपी है। नाम है मोनू मानेसर। ये गोरक्षा संगठन से जुड़ा है। 2 दिन से वीडियो जारी कर रहा है। पहले भी विवाद में रहा है। सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकियां देता दिखता है मोनू मानेसर, लेकिन पुलिस के हाथ इस तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दोनों की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। नहीं हूँ और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनको जानता और ना इस घटना को मेरे बारे में पता ही चला। उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकरण में मेरा भी मुकदमे में नाम लिखा गया है, जो किसी तथ्य के आधार पर नहीं लिखा गया है। 14 तारीख को मैं अपने दोस्त के किसी निजी कार्य से पलवल कोर्ट में मौजूद था, जिसकी सीसीटीवी फोटोज वगैरह पुलिस निकालेगी तो वो मिल जाएंगे वहां पर। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जहां पर जुनैद और नासिर को जिंदा जलाया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि इस मामले में सही कार्रवाई होगी। पार्टी के नेता भी यही राज अलाप रहे हैं। जो है उनको देखना चाहिए कि मामला की किस तरह से कहां पर क्या हुआ है, इसके बारे में जो भी कानून को संभालने वाले जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो पूरी क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है, मुझे नहीं लगता कि वो जो है किसी भी तरह का कोई भी अन्याय जो है किसी के साथ भी होने देगा। सब कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन सवाल ये है कि अब तक क्या हुआ। सिर्फ एक आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया, बाकी 4 फरार हैं। अनिल और श्रीकांत नाम के आरोपियों की कहीं कोई खबर नहीं। परिवार भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। अब इनको गाड़ी के अंदर बंद करके मार दिया गया, जिंदों में आग लगा दी गई। इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी इन लोगों ने। हम सरकार से और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारे जो दोनों भाई थे, इनको न्याय मिलना चाहिए। घर वाले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास अब तक एक आरोपी रिंकू सैनी की गिरफ्तारी पर खुद की पीठ ठोकना ही बचा है। आज मुलजिम को अवकाशकालीन न्यायालय में भारतीय में पेश किया है और हमने 7 दिन का रिमांड। खुद कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस शासित राजस्थान की पुलिस पर पहले ही सवाल उठा दिए थे और कहा था कि पुलिस सही कार्रवाई करती तो जुनैद और नासिर जिंदा होते। थाना से आके कोई अचानक गोपालगढ़ के अंदर आके कोई इस तरह से हरकत नहीं करता। तो लोकल लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी भी जांच हो और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। बड़ा अफसोस की बात है कि एक थाने में तो उनकी एफआईआर नहीं ली गई। पहले वो लोग 12 घंटे घूमते रहे। तो निश्चित तौर पे जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिनकी कोई कमी रही है, उनकी भी जांच हो, नहीं तो ये घटना को रोका भी जा सकता है। इस मामले के कई सबूत इशारा कर रहे हैं। पहले ही राजस्थान पुलिस ने लापरवाही बरती और अब हरियाणा पुलिस भी वही कहानी दोहरा रही है। तभी तो आरोपियों के वीडियो आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी की खबर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो देखिए, राजस्थान हरियाणा में अगर जुनैद नासिर के नाम पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक हिंदू, हिंदुत्व और सनातन की सियासत भी चमक रही है। बाबा बागेश्वर दरबार से बार बार हिंदू राष्ट्र के जयकारे लग रहे हैं, पोस्टर बैनर लहर रहे हैं और उधर हिंदुत्व के विरोधी अंगूठे काटने तक के बयान दे रहे हैं, यानी एकलव्य भी उनकी भी एंट्री हो गई है। इतना तो साफ है कि 24 के रण का मैदान सज रहा है और खूब बखूबी सज रहा है। ये देश कभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। धर्म तो सिर्फ सनातन है। हम हिंदुवाद के नाम पर वोट लेते हैं, चंदा लेते हैं। हम कुर्बानी देना नहीं चाहते हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं। ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 24 का रण हर रोज नजदीक आ रहा है। जय घोष हो रहे हैं, हुंकार भरी जा रही है। हिंदू राष्ट्र के नारे ज्यादा मुखर हो रहे हैं।
मानस पर सवाल उठाने वाले अब एकलव्य का नया अवतार बनकर अंगूठा देने नहीं लेने की बात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा। हिंदुत्व का जोर है, हिंदू राष्ट्र का शोर है। सब कुछ सियासत की चाशनी में लिपटा है। पहले आपको बागेश्वर धाम लिए चलते हैं, जहां शनिवार को मौका तो 125 कन्याओं की सामूहिक शादी का था। उनके पिताजी उन्हें बुला रहे हैं, मेहुल वाजपेयी, लता वाजपेयी। लेकिन ये इतना सीधा साधा समाज सेवा का कार्यक्रम भी नहीं था। खुद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाजिर हुए। कन्याओं को आशीर्वाद देना तो बहाना था, असली मकसद सनातन और हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बने धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेना था। सीएम ने धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ के पुल बांधे। लेकिन जब सवाल ये हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन का नया चेहरा बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री से कुछ कहते नहीं बना। कैसा एहसास हुआ था? आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर बेटियों का विवाह आनंद से यहाँ संपन्न हुआ है। बागेश्वर धाम में अद्भुत और आनंद का वातावरण है। बेटियों को मैंने भी आशीर्वाद दिया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे कार्यक्रम बेटियों के विवाह के या बेटी को सशक्त करने के ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इन प्रयासों का भी अभिनंदन करता हूं और बेटियों को खूब आशीर्वाद देता हूं। सनातनियों का नया चेहरा। धन्यवाद। पंडाल में गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी हो रही थी, लेकिन ये पोस्टर, ये पर्चे और ये शोर काफी कुछ कह रहा है। बाबा बागेश्वर का एजेंडा भी जमकर लहराता दिख रहा है। कन्याओं को आशीर्वचन कहते कहते बाबा भी इसी मुद्दे पर आ गए, यानी हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर। बाबा बागेश्वर पहले भी हिंदू राष्ट्र को लेकर मुखर बयान देते रहे हैं। जरा उसकी बानगी सुनिए। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, श्री कमलनाथ जी भी पहुंचेंगे और ऐसा भी हमने सुना है कि मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय भी 18 फरवरी को बागेश्वर धाम आ रहे हैं। केंद्रीय नेताओं में प्रहलाद पटेल जी और भी अनेक राजपीठ के लोग हैं जिन जिन को आमंत्रण पहुंचा है। हमें भरोसा है वो बागेश्वर धाम के भाव को लेकर के अवश्य, भाव को देखकर अवश्य आएंगे। बागेश्वर से हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने का काम हो रहा है, तो दूसरे बाबा संत भी पीछे नहीं है। अब देवकीनंदन ठाकुर को सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि सनातनी ज्यादा रहेंगे तभी शांति रहेगी। और सनातनी कैसे ज्यादा तादाद में रहे, इसका फॉर्मूला देवकीनंदन ठाकुर को ये लगता है कि हिंदू 5-5 बच्चे पैदा करें। जहाँ जहाँ सनातनी अधिक संख्या में होंगे वहाँ सब प्यार से रह सकेंगे, और जहाँ सनातनी बहुसंख्यक नहीं रहे वहाँ पर कोई भी आपस में लड़ पड़ेंगे, वो कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। तो दावों के ये तीर यूं चलते रहेंगे। धर्म की कड़ाही चढ़ चुकी है और बयानों की आंच देने का काम चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।